ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, बेसिकली भारत में कैसे अंग्रेजों ने एडमिनिस्ट्रेशन किया, एक ऐसा टॉपिक है ना जो बहुत सारे बुक्स में बहुत ही ग्रेइश एरिया में दिखाई देता है। कहने का मतलब है इससे रिलेटेड कंटेंट आपको बहुत कम दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं यूपीएससी, स्टेट पीएससी और बाकी एग्जाम्स में। फॉर एग्जांपल पुलिस कमीशन एक्ट के ऊपर में क्वेश्चन बनेंगे, फ्रेजर कमीशन के ऊपर में क्वेश्चन पूछेगा, और एग्जामिनर जस्ट जानना चाहेगा कि क्या आपने इस कमीशन के बारे में कहीं कुछ सुना है। दैट इज द रीजन व्हाई एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स जिसके कारण अंग्रेज पूरे देश में रूल करते हुए नजर आते हैं। सो गोइंग अप विद दैट मॉडर्न इंडिया सीरीज, आज हम कवर अप करेंगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को आधे घंटे के अंदर। जैसा आप सभी को पता है, हर आधे घंटे की वीडियो में मॉडर्न इंडिया का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप कर रहे हैं, एंड 15 क्लासेस के अंदर में 150 पेजेस के नोट्स के साथ मॉडर्न इंडिया आप सभी को मैं कवर अप कराते हुए नजर आ रहा हूं। दिस इज डे 5। अगर आप पहली बार आए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस एंटायर कंटेंट, जो कि 150 पेजों में पूरा मॉडर्न इंडिया आपको कवर अप कराया जा रहा है, ये कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एप्लीकेशन पे। The name of application is पावर मंथन एप्लीकेशन। उसके फ्री कोर्सेज सेक्शन में मॉडर्न इंडिया वाईटी नोट्स में आपको बेसिकली पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और इससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यूपीएससी बाय रुपेश। वहां पे भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके कारण आपका कंटेंट कवरेज प्लस रिवीजन हैंड टू हैंड चलता हुआ नजर आएगा। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज रुपेश, आई एम फाउंडर ऑफ पावर आईएएस, एंड लेट्स बिगिन द क्लास। ठीक है, देखो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कहने का तात्पर्य क्या है? तो सर, हम प्रशासन की बात कर रहे हैं कि अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार से अपने प्रशासन को शेप किया है बहुत सारे कमीशन और एक्ट के द्वारा, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो पूरे इंडिया को रूल कर पाते हैं। अब प्रशासन की बात अगर करें तो तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के। एक तो आपको मिलिट्री दिखाई देगा, एक पुलिस दिखाई देगा, एक जुडिशरी दिखाई देगा। हम इन तीनों पिलर्स को एक एक करके कवर अप करेंगे, एक्जैक्टली वही पढ़ेंगे जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, कटिंग डाउन ऑल द लिटरेचर वाला पार्ट, राइट। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली भारत में रूल करना स्टार्ट करती है। 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट आता है। मैं आपको सारे एक्ट्स एक अलग वीडियो में कवर कराऊंगा, जहां पे रेगुलेटिंग एक्ट 1723 से लेकर के इंडिया इंडिपेंडेंस ऑफ 1947 तक सारे एक्ट्स को अपन एक बार में कवर अप करेंगे। तो बेसिकली आप ये समझ जाओ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जब शासन स्टार्ट किया तो एक एक्ट के माध्यम से, दैट इज कॉल्ड एज पिट्स इंडिया एक्ट, उन्होंने अपने आप को दो अलग अलग बॉडीज में स्प्लिट कर दिया। एक बॉडी का नाम कर दिया उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और एक का नाम कर दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में, बस अभी सुनते चलो कि एक्चुअली में हुआ क्या। ये अलग अलग लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स क्यों किए गए थे? क्योंकि आपको पता चलेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल सिर्फ पूरे देश में पॉलिटिकल अफेयर्स को हैंडल करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इकोनॉमी वाले मैटर्स को हैंडल करते हुए नजर आएगा, पैसे को मॉनेटरी टर्म्स में चीजों को हैंडल करते हुए नजर आएगा। एंड दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर इंटायर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिजाइन, तो भारत में बेसिकली इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल कर सके, क्योंकि उनको पैसा बनाना था। दे नो हाउ टू मेक मनी, पैसा बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एम्पावर भी कर पाएंगे, राइट। अब यहीं से कहानी स्टार्ट होती है सर एडमिनिस्ट्रेशन की, इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करना। मतलब एट द एंड ऑफ द डे उनका काम क्या था? इंडिया से कच्चा माल उठा करके इंग्लैंड भेजना, रॉ मटेरियल को इंग्लैंड सप्लाई करो, और इंग्लैंड से मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को इंडिया लेकर के आओ। इसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी को ड्रेन कर रहे थे। अब इसको ड्रेन करने के लिए उनको एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाना था, एक प्रशासनिक सुविधा बनाना था कि ये प्रोसेस बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चले। द ड्रेन ऑफ वेल्थ शुड गो इन ए वेरी सिस्टमैटिक मेथड, वही अपने को यहाँ पे देखना है इन तीन अलग अलग पिलर्स के द्वारा, ठीक है। अब इसमें जो रिफॉर्म्स हुए, सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस एंड जुडिशरी, ठीक है। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से संबंधित मैं आपको बस यही बताऊंगा, आप सभी को मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करना है, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। बेसिकली कौन थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म्स की इनिशिएशन किया था? यू गाइस हैव टू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब इस सिविल सर्विसेज के अंदर ही पुलिस और जुडिशरी वाली कॉन्टेक्स्ट भी आएगा, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सर मिलिट्री रिफॉर्म से। तो अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए मिलिट्री वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज बेसिकली भारत में अपने आप को सशक्त कैसे करेंगे, पावर कैसे करेंगे, या फिर कोई भी अटैक आ रहा है तो उसको कैसे रोकेंगे, बिकॉज ऑफ दैट मिलिट्री। लेकिन मिलिट्री में भी ना कुछ मेजर चेंजेस किए गए थे, और वो स्पेशली किया गया था 1857 के रिवोल्ट के बाद में। 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, और इस क्रांति में जितने भी सेपॉयज थे उन्होंने म्यूटिनी कर दिया था। क्या किया था? सेपॉय म्यूटिनी हुआ था। सेपॉय म्यूटिनी का मतलब होता है सर सिपाहियों का विद्रोह। समझे इस चीज को, जो भी सिपाही थे उन्होंने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था 1857 की क्रांति में। अभी सिपाहियों का विद्रोह क्यों हुआ था? बिकॉज सिपाही जो थे वो ब्रिटिश शासन से खुश नहीं थे। इंडियन सोल्जर्स को बहुत लेवल पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। एक तो उनकी सैलरी कम होती थी, उनको हाईएस्ट पोस्ट पे नहीं भेजते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था, एंड दैट इज द रीजन व्हाई सेपॉय म्यूटिनी हुआ। एक सबसे इंपॉर्टेंट सा रीजन था कि सर ऐसा किसने कह दिया कि जो बंदूक को लोड करते हैं ग्रीस कार्ट्रिडेज, उसको बनाया गया सुअर और गाय की चमड़ी से। तो दैट इज समथिंग जिसने हिंदू और मुस्लिम दोनों के सेंटीमेंट को हर्ट किया। मैं आपको 1857 का रिवोल्ट पढ़ाऊंगा, आज से दूसरी क्लास होगी 1857 की रिवोल्ट, उसमें इस इशू को कवर अप करेंगे। तो द रीजन इज 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों को ये चीज समझ में आ गया था
कि हमें मिलिट्री में अगर रिफॉर्म करना है तो बहुत ही आवश्यक है। अब रिफॉर्म कैसे करें, तो उन्होंने बेसिकली अपने 3 प्रेसिडेंसी, मतलब 3 अलग अलग जगहों पे अपनी आर्मी को तैयार किया था। एक बंगाल प्रेसिडेंसी, एक बॉम्बे और एक मद्रास प्रेसिडेंसी। इन तीनों प्रेसिडेंसी की आर्मी को उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया है, मतलब यहां से कहीं ना कहीं आर्मीज की शुरुआत होती है। इनिशियली अगर आप देखोगे तो बंगाल या बाकी जगहों पे जो हायर कास्ट हिंदूज थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, अवध और बिहार वाले एरिया में यहीं से कहीं ना कहीं ब्राह्मण मतलब या क्षत्रिय ये लोग कहीं ना कहीं आर्मी में सर्व करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अपने वर्णा सिस्टम में देखा हुआ है कि जो क्षत्रिय थे बेसिकली वो कहीं ना कहीं आर्मी में सर्व करते थे या फिर इंपायर को चलाते थे, तो वो लोग बेसिकली आर्मी में ज्यादा सर्व करते हुए नजर आएंगे। मद्रास और बॉम्बे वाले एरिया में भी आप देखो तो पंजाब, अवध, राजपूत वाले एरिया से बहुत सारे लोग यहाँ पे सर्व करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक इशू क्या हुआ था, तो 1857 की क्रांति में, इसको याद रखना, 1857 के रिवोल्ट में बिहार और यूपी या आपको दो अवध, इन एरियाज के सोल्जर्स ने जम के पार्टिसिपेट किया, इन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया। बिहार और अवध वाले सोल्जर्स ने जम करके अंग्रेजों का विद्रोह किया, जिससे अंग्रेज काफी नाराज थे, बिकॉज अल्टीमेटली सिपाहियों के विद्रोह से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो 1857 के रिवोल्ट को खत्म करने के बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, बिहार और अवध वाले एरिया से सोल्जर्स के संख्या को बहुत कम कर दिया। और इस पर्टिकुलर रिवोल्ट में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे पठान, पंजाब के सोल्जर्स दे रहे थे, राजपूत वाले सोल्जर्स दे रहे थे, तो उनकी संख्या बढ़ा दी गई। इसलिए आप देखो गोरखा रेजिमेंट्स, पठान, इन सभी की संख्या अंग्रेजों ने बढ़ा दी थी। इनफैक्ट जो नॉर्थ इंडिया में बिहार और अवध वाले सोल्जर्स थे इनकी संख्या कम कर दी थी, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कहीं ना कहीं क्या स्टार्ट किया था, म्यूटिनी किया था। अंग्रेजों को सपोर्ट कौन कर रहे थे, तो पठान सपोर्ट कर रहे थे, गोरखा सपोर्ट कर रहे थे, पंजाब वाले सोल्जर सपोर्ट कर रहे थे। और साउथ इंडिया से किसने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, साउथ इंडिया में आपको कोई म्यूटिनी दिखाई देता ही नहीं है, तो साउथ इंडिया में ऐसा कुछ मेजर चेंज किया नहीं गया। यहाँ पे बेसिकली चेंजेस हुए। अब वो किस प्रकार के चेंजेस हुए पहले उस पे आते हैं, ये सब आपको बैकग्राउंड दिखाई देगा। लेट अस कम स्ट्रेटली टू द चेंजेस, जहां से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले सर एक बना था रॉयल पिल कमीशन ऑफ 1859। आपका एग्जामिनर पता है क्या पूछेगा, रॉयल पिल कमीशन इज रिलेटेड टू रिफॉर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। रॉयल पिल कमीशन ने किसमें रिफॉर्म सजेस्ट किया, एडुकेशन, मिलिट्री, सिविल सर्विसेज, जुडिशरी। क्वेश्चन तैयार हो गया। तो यू जस्ट नीड टू नो कि ये कमीशन आर्मी में रिफॉर्म्स कर रहा था, और इसने बोला था कि बंगाल, बॉम्बे और मद्रास वाले एरिया में क्या रेशियो रखना है आपको अंग्रेज और इंडियन सोल्जर्स के। तो इन्होंने बोला कि अगर एक अंग्रेज होगा तो 2 भारतीय सोल्जर्स होंगे, अगर 2 अंग्रेज हैं तो 5 भारतीय सोल्जर्स है। मतलब आप ये समझ जाओ कि रेशियो में ब्रिटिश सोल्जर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। क्यों, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में अगर इंडियन सोल्जर्स ने रिवोल्ट किया तो अगर ब्रिटिशर्स की संख्या ज्यादा होगी तो वो रिवोल्ट ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर्स की संख्या बढ़ा दी। अब देखो स्पेशली बंगाल वाले एरिया में हर 2 इंडियन सोल्जर पे एक ब्रिटिश सोल्जर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बंगाल यानी कि बिहार, अवध वाले एरिया से जम करके सोल्जर्स ने अंग्रेजों के विरुद्ध में रिवोल्ट किया था। तो वहां पे अंग्रेजों की संख्या बढ़ा दी गई है, अंग्रेजों को मिलिट्री में बढ़ा दिया गया है, सो दैट वैसा रिवोल्ट फिर से ना हो पाए। इस कमीशन ने बेसिकली ऐसे कुछ चेंजेस किए हैं। साथ में कुछ रिफॉर्म्स किया, क्या कि आर्टिलरी है ये पूर्ण रूप से अंग्रेजों के कंट्रोल में होगा। आर्म्स एक्ट लगा दिया गया, मतलब कोई भी भारतीय अपने पास में वेपन नहीं रख सकता, नो एनी इंडियन कैन हैव वेपन। और ये आर्म्स एक्ट का बहुत जबरदस्त बाद में क्या किया गया, अपोज भी किया गया। मैं आपको बताऊंगा स्पेशली जब मैं लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन को पढ़ाऊंगा 1858 से लेकर 1905 के बीच में जो नेशनलिज्म होता है, आई टीच यू देयर। बट इस चीज को भी आपको याद रखना कि ऐसे यहाँ पे चेंजेस देखते हुए नजर आते हैं। स्पेशली ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल वाले पॉलिसी को स्टार्ट किया था, और आपको पता चलेगा, इस चीज को थोड़ा गौर से देखना। उन्होंने क्या किया कि इंडियन आर्मी में ना 2 अलग अलग ग्रुप्स बना दिए। एक हो गया मार्शल जो लड़ाई में यूज करेंगे, एक होंगे नॉट मार्शल, मतलब जो लड़ाई में यूज नहीं किए जाएंगे, बेसिकली ट्रेनिंग देने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो नॉन मार्शल में अवध, बिहार, सेंट्रल और कुछ साउथ इंडिया के सोल्जर्स को इंक्लूड किया गया। बेसिकली इनको इंक्लूड करने का रीजन क्या है सर, इन लोगों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरोध में एक विद्रोह किया था, तो इनको थोड़ा कम कर दिया गया संख्या। अच्छा, मार्शल लड़ाई करने वाले में पंजाबी, गोरखास, पठान, क्यों, क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था इनके अगेंस्ट आकर के, इनको क्रश करने के लिए। तो ब्रिटिशर्स को इन पर ज्यादा भरोसा था, तो इन्होंने इनको क्या बना दिया, दे मेड देम एट द मार्शल रेस। तो इस तरीके से डिवीजन कर दिए। ऑल्सो ब्रिटिशर्स के सामने एक चैलेंज था कि फिर से 1857 की क्रांति जैसा कोई क्रांति ना आ जाए, तो एक काम करते हैं, लेट अस डू वन थिंग। इंडियंस के बीच में ना नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना ना बढ़ने लग जाए, उसको रोकने के लिए इंडियन आर्मी को कास्ट के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं। कैसा डिवीजन किया गया,
तो कास्ट, कॉमनल, ट्राइब, रीजनल बेसिस पे इंडियन आर्मी को डिवाइड कर दिया गया। इनफैक्ट आज भी आपको दिखाई देगा मद्रास रेजिमेंट दिखाई देगा, बिहार रेजिमेंट दिखाई देगा, सिख रेजिमेंट दिखाई देगा। इवन टुडे यू फाइंड दैट इंडियन आर्मी रेजिमेंट्स आर बेस्ड ऑन द डिफरेंट एरियाज। इसकी शुरुआत ब्रिटिशर्स ने की थी ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना ना दिखाई दे। तो फिर बोलोगे सर आज क्यों वो एग्जिस्ट कर रहा है? आज वो बस नाम के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। आज ऐसा नहीं है कि अगर पंजाब रेजिमेंट है तो वहां पे सिर्फ पंजाबी लोग ही काम करेंगे, उसमें बिहार का भी सोल्जर हो सकता है, मद्रास का भी सोल्जर हो सकता है। तो आज हमारे रेजिमेंट्स के नाम भले वैसे क्यों ना हो रीजन के नाम पे, लेकिन उनमें पैन इंडिया सारे सोल्जर्स काम करते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने इस बेसिस पे किया था ताकि नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना फिर से इंडियंस के अंदर ना जगे। दैट इज व्हाई दे स्टार्टेड डूइंग दिस पर्टिकुलर चेंजेस, राइट। अच्छा, आर्मी में अगर आप कॉस्ट देखोगे तो ऐसा बोलते हैं कि इंडियन रेवेन्यू 1904 में हमारा जितना रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट लेते थे उसका 52% वो बस आर्मी पे लगा देते थे। मतलब मोर देन 50% ऑफ रेवेन्यू दैट दे यूज्ड टू गेन फ्रॉम इंडिया वाज इन्वेस्टेड इन अ मिलिट्री। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है सर कि जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत के पैसा को लोगों को परेशान करने के लिए या फिर मिलिट्री डोमिनेंस बनाने के लिए यूज करते थे। अगर उस पैसे को उन्होंने एजुकेशन में यूज किया होता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज किया होता, तो शायद ब्रिटिशर्स के प्रति लोगों के अंदर में वैसा आक्रोश नहीं होता। एंड द रीजन इज सिंपल, Britishers were in India because they want to loot India, they want to drain the economy of India, they want to take in raw materials from India and make India a consumer of final manufactured products, जिसके कारण इंडिया इकोनॉमी कोलैप्स होती है, इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कोलैप्स होता है और इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के कॉस्ट पे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जब मैं आपको इकोनॉमिक चैलेंजेस के बारे में बताऊंगा। आज पहले एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं, ठीक है। पुलिस में कैसे सब बेसिकली ब्रिटिशर्स ने चेंज किए। तो देखो, अंग्रेजों के आने के पहले भारत में मुगल पीरियड में फौजदार और कोतवाल नाम के दो अलग अलग सिस्टम चल रहा था। फौजदार कौन था? जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था। कोतवाल कौन था? जो सिटी पुलिसिंग को हैंडल करता था। इस तरीके से सिस्टम चलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स आते हैं तो ब्रिटिशर्स ने आते ही क्या किया? फौजदारी सिस्टम को खत्म कर दिया और वरेन हेस्टिंग ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया सिविल सर्विसेज रिफॉर्म में। तो उसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया। इवन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में दरोगा को अपॉइंट किया और ऐसा बोला कि दरोगा के अंदर में 20 से 30 पुलिसमैन होंगे और उसको एक सर्कल दिया जाएगा, उस एरिया को रेगुलेट करेगा। आज भी आप देखो दरोगा इज लाइक थानेदार होता है जो बेसिकली एक सर्कल को रेगुलेट करता हुआ नजर आता है। तो पुलिस रिफॉर्म्स में मेजर चेंजेस किए गए, वो है कॉर्नवालिस रिफॉर्म। सबसे पहले कॉर्नवालिस ने सजेस्ट किया था कि अपने पास में एक रेगुलर पुलिस फोर्स होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे देश में पुलिस फोर्स नहीं था तो पुलिसिंग का काम पता है कौन करता था? ये जमींदार। दिस जमींदार्स वर गिवन द पावर ऑफ पुलिसिंग। जमींदार पुलिसिंग का काम करते थे। तो इनसे पावर छीन करके हमने अपने पास में एक रेगुलर पुलिस फोर्स को अपॉइंट किया। हमने अपने थाना सिस्टम को मॉडर्नाइज किया। इनफैक्ट हमने उस टाइम पीरियड में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि मैजिस्ट्रेट को रेवेन्यू ऑफिसर का भी पावर दिया। जैसे आप देखो आज के टाइम पीरियड में आपका जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसका नाम कलेक्टर क्यों है? बिकॉज वो उस जगह से रेवेन्यू कलेक्ट करके स्टेट गवर्नमेंट को देता है। तो कहीं ना कहीं वो पावर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? इट वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, राइट। अच्छा, इनके नाम पर लॉर्ड उस टाइम पे यूज इसलिए करते थे बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत बड़े पद पे थे, इनकी बात को सब लोग मानते थे और इनके नाम को वो इंटीग्रल पार्ट हो गया। तब से हिस्ट्री में वी यूज दिस लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड लॉर्ड दिस एंड लॉर्ड दैट, राइट। एनीवेज, अच्छा, एक और ब्रीफ सेपरेशन ऑफ पुलिस एंड रेवेन्यू। एक्चुअली में जो पुलिस थे उनके पास में रेवेन्यू पावर हो। अब जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि पहले कौन थे? जमींदार थे। इसको अच्छे से सुनना, पहले थे सर आपके जमींदार और इन्हीं जमींदार को पुलिस का भी पावर दिया गया। लेकिन जमींदार का एक्चुअल पावर क्या है? उसका एक्चुअल पावर तो रेवेन्यू का है कि भैया उस जमीन से कितना लैंड रेवेन्यू निकल रहा है उसको उठाइए और अंग्रेजों को दीजिए। उनका तो एक्चुअल पावर रेवेन्यू का था, लेकिन जमींदार को अपने पुलिसिंग पावर भी दे दिया था। तो उस टाइम पीरियड में एक बर्ड कमेटी बैठी थी 1808 से 1812 के बीच में। तो उसने बेसिकली सजेस्ट किया था कि हमें पुलिस और रेवेन्यू ये दो पावर्स को अलग अलग करने चाहिए। जमींदार को या तो रेवेन्यू पावर दे दो या फिर रेवेन्यू पावर अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दो और पुलिसिंग के पावर को लिए आपको एक अलग सेपरेशन से बॉडी बनानी चाहिए, जिसके लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बेसिकली क्या किया? ब्रीफ सेपरेशन ऑफ पुलिस एंड रेवेन्यू। उसने मैजिस्ट्रेट को रेवेन्यू पावर दे दिया, जो कि पहले सिर्फ किसके पास था? जमींदार के पास। अब क्वेश्चन आ सकता है कि बर्ड कमेटी रिकमेंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स। बस आपसे पूछना चाहेगा कि क्या आपने कहीं इस नाम सुना हुआ है? इफ यू एवर हैव हर्ड दिस नेम पर्टिकुलर और नॉट, वहां से बेसिक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एक आपको बहुत ही कमाल के इंसान दिखाई देंगे, ही इज चार्ल्स नेपियर। सिंध या फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया में दिखाई देंगे। इन्होंने क्या किया था? पार्टिकुलरली सिंध वाले एरिया में, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, इफ आई शो यू इन मैप यू विल अंडरस्टैंड कि इस वाले एरिया में, जो सिंध वाला जो एरिया, यहां वाले एरिया में बेसिकली उन्होंने क्या किया था? सर एक
रेगुलर पुलिस फोर्स स्टेब्लिश किया था। मतलब जो उस वक्त की मिलिट्री थी ना, उसी मिलिट्री में से एक पुलिस फोर्स को बनाया था। क्योंकि देखो पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट मिलिट्री का रिक्रूटमेंट करती थी, वो मिलिट्री का रिक्रूटमेंट इस बेसिस पे करते थे कि इस इंसान का हम इस्तेमाल करके अपना मिलिट्री वाला सारा काम कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे भारतीय दंगा कर रहे हैं तो मिलिट्री का इस्तेमाल करके दंगा शांत करा देंगे। अगर हमें किसी महाराजा पे आक्रमण करना है, किसी नेबरिंग स्टेट पे आक्रमण करना है, मिलिट्री का इस्तेमाल करके आक्रमण कर लेंगे। अब इन्होंने इस मिलिट्री का इस्तेमाल कर लिया पुलिस फोर्स के लिए भी, कि अगर गली मोहल्ले में चोरी हो रहा है, कोई क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, तो मिलिट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप देखो, मिलिट्री का अप्रोच अलग होता है, पुलिस का अप्रोच अलग होता है। बिकॉज पुलिस को सॉफ्ट पावर की तरह पेश होना होता है, लोगों से, सिविलियन से इंटरेक्ट करना है। मिलिट्री को किससे सर, इनफिल्ट्रेटर से इंपैक्ट होता है, मतलब वो टेररिस्ट और बाकी एक्टिविटीज को देखते हैं। अब अगर आप मिलिट्री को सिविल पावर हैंडल करने के लिए दे दो, तो वो सिविल पावर उतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। अच्छे क्या, वो कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज उनकी ट्रेनिंग टफ हुई है, उनको मॉडर्न वेपन सिखाए गए ताकि दुश्मनों को मारा जा सके। आप सिविलियंस में तो गोली नहीं चलाओगे। यही पे प्रॉब्लम हो रहा था। बेसिकली हुआ कि इनिशियल डेज में ब्रिटिशर्स ने अपनी मिलिट्री को ही क्या कर दिया, पुलिस का पावर दे दिया। चार्ल्स नेपियर ने क्या किया कि आयरिश पुलिस सिस्टम के मॉडल पे से, आयरिश में उस वक्त का पुलिस सिस्टम था, वैसे उसी मॉडल पे उन्होंने अपना एक पुलिस सिस्टम एस्टैब्लिश किया सिंध वाले प्रोविंस में। और वो पुलिस कैसे बनाया, तो जो उनके पास में मिलिट्री था ना, उसी मिलिट्री पर्सनल्स को पुलिस का पावर दे दिया। और उसने वो कैसा था, तो इट वाज हाईली मोबाइल, सेंट्रलाइज कमांड, जैसे आर्मी में होता है ना सेंट्रलाइज कमांड, ऊपर से कमांड आके सबको फॉलो करना, एग्जैक्टली वैसा ही। क्लोज लिंक विद द आर्मी, आप भले पुलिस में, लेकिन आपके लिंक्स आर्मी में बहुत ही क्लोज होंगे, आर्मी के इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आर्मी पर्सनल को ही पुलिस में अपॉइंट किया गया। और इस हिसाब से 1859 में सिंध में लगभग 350, मतलब एग्जैक्टली 345 पुलिस स्टेशन यानी कि थाना बनाए गए थे। किसके अंदर में, चार्ल्स नेपियर के अंदर। तो अगर चार्ल्स नेपियर से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो फटाक से क्लिक करना। सबसे पहली बार इसने आयरिश पुलिस सिस्टम के ऊपर में पुलिस सिस्टम को डेवलप किया था। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, फैक्चुअल इंग्रेडिएंट है। और ये लगभग 345 पुलिस स्टेशन थे अप्रोक्सीमेटली 1859 के आसपास में। यानी कि मेजर चेंजेस 1857 की क्रांति के बाद हुआ। आफ्टर 1857 रिवोल्ट दीस मेजर चेंजेस आर कमिंग टू द पिक्चर। विल कवर 1857 रिवोल्ट एज वेल, राइट। फिर एक पुलिस से संबंधित एक्ट आता है, दैट इज पुलिस एक्ट ऑफ 1861, राइट। ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा पावर मंथन के एप्लीकेशन के फ्री कोर्सेज सेक्शन में। आई हैव रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप लोग एप्लीकेशन पे जाओ और प्ले स्टोर पे जाके एटलीस्ट 5 स्टार रेटिंग दो, बिकॉज इट्स अ वेरी न्यूली लॉन्च्ड एप्लीकेशन। बहुत सारे एप्लीकेशन है, अपन ने भी जस्ट स्टार्ट किया है। एंड बिकॉज ऑफ यू, सिंस वी आर वर्किंग फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, राइट, ये पूरी सीरीज लाने का मेन मोटिव यही कि वी कैन डू समथिंग फॉर द एस्पिरेंट्स एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज व्हाट द objective is. So at least we expect that you go and give some good rating at the end of the day on the application. It will hardly take 1 or 2 minutes, but this actually will increase the authenticity. देखो कंटेंट में अगर अपन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे ना, तो हम सही तरीके से करें। वो पेड लेकर के शो ऑफ करना, वो मेरा है ही नहीं। मैंने आज तक कोई भी ऐसा पेड कुछ भी नहीं स्टार्ट किया अपने प्लेटफॉर्म पे, ना ही कहीं पे कोई पेड प्रमोशन स्टार्ट किया, ना कोई एड चलता हुआ आपको दिखाई देगा, कुछ भी नहीं चला है। एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक। और मैं रेगुलर वीडियो भी नहीं लेकर के आता, हफ्ते में 1 से 2 वीडियो आती है, बट एस्पिरेंट्स को वीडियो अच्छा लगता है। दैट इज द रीजन व्हाई अभी हम 10,000 पहुंचने वाले हैं। वी आर एंटरिंग इनटू 2 डिजिट सब्सक्राइबर बेस, राइट। सो इट इज बिकॉज वी आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनिक मैनर। सो माय स्ट्रेंथ इज माय स्टूडेंट्स। जो भी 100, 50, 150, 200, 1000 बच्चे देख रहे हैं, वही मेरी स्ट्रेंथ है। एंड दैट इज व्हाई आई से दिस टू ऑल ऑफ यू। आई एम नॉट गोइंग टू से दिस टू एनी मार्केटिंग पर्सन, बिकॉज आई नो वो सब टेम्पररी है। आई डोंट वांट टू क्रिएट ए बबल। Education means core education. So whatever you feel, you should just go and give your reviews there. It's a request to all of you, right? चलो वापस से क्लास में आते हैं। तो 1861 में एक पुलिस एक्ट आया था। अब इस पुलिस एक्ट ने भी कुछ मेजर चेंजेस किए। एक्चुअली में पुलिस कमीशन बनी थी 1860 में। उन्होंने बोला कि हम आयरिश पुलिस मॉडल पे अपने पुलिस को स्टार्ट करेंगे, जैसे चार्ल्स नेपियर ने स्टार्ट किया। और ये बोला कि हम पूरे देश में लगाएंगे, लेकिन 2 प्रोविंसेस पे नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन बन सकता है, बॉम्बे और मद्रास वाले जगहों के लिए सेपरेट एक्ट बना था, वहां पे पुलिस एक्ट ऑफ 1861 काम करता हुआ नजर नहीं आता। अब अगर प्रीलिम्स में या एमसीक्यू बेस्ड में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन गया दैट द पुलिस एक्ट ऑफ 1861 सजेस्टेड टू मेक रिफॉर्म्स इन पुलिस फॉर द गवर्निंग ऑफ इंटायर इंडिया, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। बिकॉज इस वक्त में 2 ऐसे प्रोविंस थे, बॉम्बे और मद्रास, जिनको गवर्न करने के लिए पुलिस के द्वारा वहां पे सेपरेट एक्ट्स बने हुए थे। पुलिस एक्ट 1861 के द्वारा गवर्न नहीं हो रहा था, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। फिर आता है सर फ्रेजर पुलिस कमीशन 1902-1903 में। तो वो एक चीज को समझो, अगर अपन पुलिस रिफॉर्म पढ़ रहे हैं तो हम एकदम अंग्रेज के आने से पहले, मुगल के टाइम से लेकर के देश आजाद होने तक कितने एक्ट्स आए थे, कितने कमीशन आए थे, एक बार में कवर करेंगे। ये फ्रेजर कमीशन, ऐसे कमीशन ना बेसिकली बच्चों के मिस आउट हो जाते हैं, बिकॉज वो ईयर वाइज स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ते हैं और ये बहुत अलग अलग टाइम पे हुआ है। इसलिए अपन थीम पकड़ के चल रहे हैं कि अगर पुलिस रिफॉर्म पढ़ा तो पूरा पुलिस रिफॉर्म, मिलिट्री रिफॉर्म पढ़ा तो पूरा मिलिट्री रिफॉर्म, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी इस रिफॉर्म पे आए, एडमिनिस्ट्रेशन पे आए, आपसे छूटना नहीं चाहिए। दैट इज द ऑब्जेक्टिव, है ना।
बाकी देयर इज अ फ्रेजर पुलिस कमीशन 1902। अभी फ्रेजर पुलिस कमीशन क्या है? तो अच्छा एक और चीज, इट एक्चुअली स्ट्राइक टू माय माइंड, बहुत ही जल्दी, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, बहुत ही जल्दी 10 क्लास के अंदर में 100 पेजेस के अंदर में, राइट, अंडर 100 पेजेस 10 क्लासेस में, यानी कि हर दिन 10 पेज का कंटेंट आप सभी के लिए मैं लेकर के आने वाला हूं, यानी कि 10 क्लास में पूरी की पूरी पॉलिटी कवर अप करेंगे। हमने पॉलिटी को 25 क्लासेस में कवर किया था, अब 10 क्लासेस के अंदर में पॉलिटी के जितने इंपॉर्टेंट थीम्स है कॉम्प्रेस नोट्स के साथ में कवर अप करेंगे। 10 दिन के अंदर में पूरी पॉलिटी कवर करेंगे, कोई मजाक नहीं है, दिस इज ट्रू, दिस कैन बी डन, वी हैव प्रिपेयर्ड द कंटेंट। आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, तो बहुत जल्दी वो सीरीज लेकर के आने वाला हूं। प्रोबेबली अगली वीडियो जो आएगी वो उस वीडियो पे उस पर्टिकुलर सीरीज से संबंधित मैं चीजों को बताऊंगा, बट एक बार अपने रिव्यूज जरूर डालना, लेट मी नो हाउ यू गाइस वांट मी टू कम अप विद दैट पर्टिकुलर सीरीज। उस पर्टिकुलर सीरीज का टारगेट ये है सर कि 10 पेज होगा, ठीक है, डेली के मिलेंगे, और 10 दिन की सीरीज है, और उससे यूपीएससी प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन लगने चाहिए, दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर इज। इस लेवल का अपन ने कंटेंट तैयार किया। तो एक बार हमने पूरा ब्रॉड तरीके से कंटेंट पढ़ा, अब हम उसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम उस कंटेंट के दौरान पूरी पॉलिटी एक बार में कवर अप कर पाए, ठीक है। चल, तो अब फ्रेजर पुलिस कमीशन 1902-1903 के बीच में आता है। इस फ्रेजर पुलिस कमीशन के दो ब्रांचेस थे, एक था इंपीरियल सर्विस और एक है प्रोविंशियल सर्विस। इंपीरियल बोले तो सर जिसका इंग्लैंड में रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, मतलब पूरे भारत में कहीं पे भी उनकी पोस्टिंग हो सकती है। प्रोविंस का मतलब कैसे स्टेट्स होते हैं ना, अलग अलग प्रोविंस, जिसको आप हिंदी में प्रांत कहते हो, तो दिस आर दी प्रोविंशियल सर्विस, यानी कि अगर प्रोविंस में किसी अफसर को, अधिकारी को अपॉइंट करने से, आज कैसे स्टेट पीएससी एग्जाम्स होते हैं, झारखंड पीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी, तेलंगाना, बिहार पीएससी, यूपी पीएससी, वैसे ही एग्जैक्टली प्रोविंशियल सर्विसेज के लिए इंडिया में रिक्रूटमेंट होगा, और ऑल इंडिया सर्विसेज इंग्लैंड में से। आज ऑल इंडिया सर्विसेज यूपीएससी रिक्रूट करती है, तो समझ जाओ यूपीएससी के लिए आपको इंग्लैंड जाना पड़ रहा है, और स्टेट पीएससी का एग्जाम इंडिया में हो रहा है। ये बेसिकली कमीशन ने रिकमेंडेशन किसने दिया था? तो फ्रेजर कमीशन ने 1902-1903 में रिकमेंडेशन दिया था, और इसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 1887 से होने लग गए थे, और इसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स ही अलाउड थे इनिशियल डेज में। बाद में जाकर के इंडियंस को हायर रैंक्स के लिए बढ़ा दिया गया, लगभग 30% हमें देखने को मिलता है 1946 में। 46 मतलब तो देश आजादी हो गया, तो देखो 1946 में मात्र 30% ही इंडियंस थे जो हायर रैंक्स पे थे, यानी कि इस टाइम पीरियड में हायर रैंक्स पे पूरा दबदबा सिर्फ अंग्रेजों का था। दैट इज द रीजन वाई जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड करके भी सब कुछ जस्टिफाइड है, क्योंकि ऊंचे रैंक पे कोई इंडियन है ही नहीं जो उसके अगेंस्ट आवाज उठाए। इंडियंस एक ही काम कर सकता है, नारेबाजी लगा सकता है। तभी तो महात्मा गांधी जी ने सबको जोड़ करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी। मतलब मॉडर्न इंडिया बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसके सारे लिंक्स आपको मिलेंगे, एक एक करके कवर अप करेंगे ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, राइट। अगर मैं नेचर और कैरेक्टर को बताऊं पुलिस का लेकर के उस टाइम पे, तो उनका मिलिट्री कैरेक्टर था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर, मिलिट्री का इस्तेमाल करके पुलिस फोर्सेस को डिजाइन किया गया, तो देवर एक्चुअली ऑफ मिलिट्री कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द डे, राइट। इनस्टेबिलिटी थी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीज बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब आप सभी को पता है, इसमें कुछ भी नहीं है। ट्रेनिंग बहुत अच्छी नहीं थी, पुअर ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। रूरल एरियाज में बस एक चीज याद रखना, दरोगा जो मिलिट्री का अधिकारी है, मतलब जिसको एक सर्कल का हेड बनाया गया, प्लस वहां पे जो जमींदार है, लैंडलॉर्ड है, इन दोनों को पावर दिया गया था, ये रियल अथॉरिटी के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। कहां पे? रूरल एरियाज में। बिकॉज जो दरोगा है वो पुलिस फंक्शन कर रहा है और लैंडलॉर्ड रेवेन्यू फंक्शन कर रहा है, तो इनके पास में रियल पावर था, और जिसकी तरफ भी ये लोग सपोर्ट करते थे, वो लोग मतलब कहीं ना कहीं अपना पावर डोमिनेट करके दिखाते थे। मतलब आप ये समझ जाओ, दरोगा और लैंडलॉर्ड दोनों ब्रिटिशर्स के लॉयल थे, इसलिए ब्रिटिशर्स का दबदबा गांव तक दिखता हुआ नजर आता है। और अगर ये लोग उस वक्त में रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी को सपोर्ट करते, तो शायद ब्रिटिशर्स इतने लंबे समय तक रूल नहीं करते। और एक ये भी रीजन है सर कि अगर ये लोग बहुत ज्यादा क्रांतिकारियों को सपोर्ट करते ना, तो अंग्रेज दरोगा और लैंडलॉर्ड दोनों चेंज कर देते। ये भी एक फैक्टर है। एनीवेज, एक चीज हमेशा याद रखना यार, कि अंग्रेजों ने भारत में जो रूल किया है ना, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इंडियंस बेवकूफ थे, इंडियंस को रूल करना इजी था। उन्होंने इसलिए रूल किया क्योंकि भारत में अंग्रेजों ने भारतीयों पर रूल नहीं किया, भारत में भारतीयों ने ही भारतीयों पर रूल किया। इट इज द इंडियंस हु हैव रूल्ड द इंडियंस। हमारे इलाइट क्लास थे, हमारे जमींदार, मनी लेंडर्स जैसे बहुत लॉयल लोग थे, जिन्होंने ब्रिटिशर्स को जम के सपोर्ट किया। दैट इज द रीजन व्हाई ब्रिटिशर्स ने भारत पर रूल किया। अगर मराठास ने कभी भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं किया होता, तो टीपू सुल्तान नहीं हारता। अगर आपस के रूलर्स ने, निजाम और बाकी लोगों ने नहीं सपोर्ट किया होता, तो बाकी रूलर्स नहीं आते। इट इज द इंडियंस जिन्होंने इंडियंस को हराया, और इसी कारण ब्रिटिशर्स को फायदा मिला। अदरवाइज इतने कैपेबल नहीं थे कि चंद सी सेना लेकर के लाखों लोगों को वो कहीं ना कहीं गुलाम बना दे। इट इज बिकॉज ऑफ अस दे रूल्ड अस, एंड दैट इज द रीजन व्हाई गांधी जी वाज ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन कि भैया सब यूनाइट होकर के रहो, तब देखो अंग्रेज कैसे रूल करते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई जो ये सत्याग्रह का प्रिंसिपल था, नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल था, यूनिटी का प्रिंसिपल था, नॉन कोऑपरेशन जैसे आंदोलन थे, ये बहुत सफल होता है, और ब्रिटिशर्स को लॉन्ग रन में भारत को छोड़ना पड़ता है, राइट। बहुत बच्चे बोलते हैं कि गांधी जी ने आजादी दिलाई। गांधी जी वाज लाइक एन कैटलिस्ट। अगर गांधी जी नहीं होते तो भी देश आजाद होता, थोड़ी देर से होता, बट उनके होने से थोड़ी जल्दी आजादी मिली। नॉट जस्ट दी गांधी जी,
all the freedom fighters have their greater say in the independence of India. So we cannot criticize one freedom fighter. एक को तारीफ करके दूसरों को criticize करना ये हमारी shallow mentality को दिखाता है. सबका बहुत बड़ा योगदान है. We should be respecting every ideal. चाहे वो बोस जी हो, भगत सिंह हो, गांधी जी हो, नेहरू जी, all of them have greater say. Right? चलो. Now coming back. जुडिशरी की अगर हम बात करें तो जुडिशियल सिस्टम में बहुत कुछ इनोवेशन हुआ था, बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, एग्जैक्टली बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है. राइट, इस चीज को ध्यान रखना है. 1772 में अदालत सिस्टम को स्टार्ट किया लॉर्ड हेस्टिंग ने इनिशियल डेज में. ठीक है, अंग्रेजों का ना 3 प्रोविंस था. अंग्रेज पूरे भारत में 3 हेडक्वार्टर्स बना के 3 प्रोविंस बना करके इंडिया को रूल करते थे. एक था कोलकाता, एक था बॉम्बे और एक था मद्रास. इनिशियल डेज में 3 ब्रिटिशर्स के स्ट्रॉन्ग प्रोविंसेस थे. इनफैक्ट कोलकाता तो उनका कैपिटल के रूप में था, मतलब ऑब्वियस रूप क्या, कैपिटल ही था. और आपको पता चलेगा 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था. क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, जिस पर्टिकुलर एक्ट में बता दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट अब कोलकाता में रहेगा. सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. पहला पीवाईक्यू बन जाएगा. ठीक है, बॉम्बे और मद्रास ये भी 2 अलग अलग क्वार्टर्स, हेड क्वार्टर्स के रूप में दिखाई देंगे. और आपको पता चलेगा सर कि ब्रिटिशर्स ने कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास में सेपरेट क्या किया, इन्होंने यहाँ पे सेपरेट हाई कोर्ट्स बनाए. कब? 1861 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1861 में स्पेशल हाई कोर्ट बनाने के लिए एक्ट पास किया था. और 1865 में स्पेशल हाई कोर्ट्स इन तीनों प्रोविंस में बनते हुए नजर आएंगे, कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे. सुप्रीम कोर्ट कहां था? कोलकाता में था 1773 में. कोलकाता में क्यों था? बिकॉज कोलकाता वाज द कैपिटल. आज देश का कैपिटल क्या है? दिल्ली. तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है. उस वक्त कैपिटल क्या था? कोलकाता. तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट था. किस एक्ट से था? 1773 में. तो इस तरीके से बेसिकली ब्रिटिशर्स ने काम करना स्टार्ट किया. ठीक है, आगे चलते हैं. अच्छा, उस टाइम पीरियड में हिंदू पंडित और मुस्लिम काजी इन सभी को ब्रिटिशर्स यूज करते थे ताकि हिंदू और मुस्लिम को समान रूप से जजमेंट दे सके. अब जो हिंदू है वो कैसे जजमेंट्स लेंगे? उस वक्त तो कोई सीआरपीसी आईपीसी लिखा नहीं गया था. ये भी लिखा गया, बाद में लिखा गया. तो उस वक्त कहते थे कि देखो हिंदू धर्मों में, हिंदू धर्म ग्रंथ में, धर्म शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे कार्य करने पे इस प्रकार की सजा मिलेगी. तो उस वक्त का जो रूल रेगुलेशन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो रिलीजन की किताबें थी, है ना. मुस्लिम्स की अलग है, हिंदुओं की अलग है. तो दोनों को यूज करके उन्होंने कहीं ना कहीं पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया. और अंग्रेजों ने तब जाकर के फाइनली आईपीसी और सीआरपीसी वाली चीजों को एस्टैब्लिश किया. ठीक है, आई थिंक यहाँ पे कवर भी किया होगा, और नहीं कवर किया होगा तो मैं आपको बता दूंगा. आईपीसी सीआरपीसी को बाद में एस्टैब्लिश किया गया, बनाया गया, ताकि क्या किया जा सके? इंडिया को रूल किया जा सके. लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में, मैकॉले के टाइम पीरियड में पहला लॉ कमीशन आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, मैकॉले के टाइम पीरियड में पहला लॉ कमीशन आया था. और उसी के आसपास में आईपीसी और सीआरपीसी को लिखा गया था. जो भी कुछ बोल रहा हूं हमेशा याद रखना, यहां से क्वेश्चन आते हैं. दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज विद एग्जामिनर हिट. लिमिटेशन ऑफ जुडिशरी बताने की आवश्यकता नहीं है. लिमिटेशन वगैरह ये सारी चीज तो अपने से बना लोगे आप, है ना. जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एस्टैब्लिश होता है. फिर कॉर्नवालिस का रिफॉर्म आया, तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कर रहा है. आपको ये सब भी नहीं पढ़ना जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को क्या सेपरेट हुआ, कैसे, वहां से एग्जामिनर नहीं पूछता. इंपॉर्टेंट है सर, ये याद रखना, सदर दीवानी अदालत और एक आपको दिखाई देगा सदर निजामत अदालत. हमेशा याद रखना, दीवानी अदालत जो थे ये सिविल कोर्ट थे, सिविल इश्यूज को हैंडल करते हैं. फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी से संबंधित इशू, लैंड रेवेन्यू से संबंधित इशू, ये सब सिविल केसेस है. तो इसके लिए कौन थे? सिविल सदर दीवानी अदालत. अच्छा, सदर निजामत, निजामत मतलब जो क्रिमिनल कोर्ट क्रिमिनल केसेस को हैंडल करेंगे, दे आर दी निजामत अदालत. सो दे आर दी हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट. यानी कि सदर निजामत अदालत हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट था और सदर दीवानी अदालत हाईएस्ट सिविल कोर्ट था. बेसिकली इस तरीके से कोर्ट्स बनाए गए थे. बाद में सर्किट कोर्ट्स बनाए गए थे, अलग अलग प्रोविंस के अलग अलग सर्किट्स के कोर्ट बना दिए गए थे. 2-3 सर्किट था, उसका कोड बनाया गया था. राइट, तो सर्किट कोर्ट्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो ये इन्हीं टाइम पे ब्रिटिशर्स के द्वारा मेजर रिफॉर्म्स में सर्किट कोर्ट्स को भी एस्टैब्लिश किया गया. ठीक है, इस तरीके से बेसिकली आपको चेंजेस दिखाई देंगे. तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में विलियम बेंटिक 1831 में प्रोविंशियल कोर्ट एबलिश कर दिया. जो अलग अलग प्रोविंस में जो कोर्ट्स थे ना, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के कोर्ट्स, मतलब अलग अलग प्रोविंसेस के कोर्ट्स थे, उनको वहां पे से हटा दिया गया था. और जुडिशियल पावर जो है आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और कमिश्नर को दे दिया गया. आज भी देखो आपका जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसके पास में जुडिशियल पावर होता है. बहुत सारे मुद्दे पे वो खुद डिसीजन लेते हैं. ही इज हैविंग सम जुडिशियल पावर एज वेल. आज भी आपको दिखाई देगा. राइट, वही आपको जुडिशियल पावर्स की यहाँ पे बात की गई. हाँ देखो, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, यही मैं आपको कह रहा था कि लॉ कमीशन सेटअप किया गया था सबसे पहली बार किसके अंदर में? लॉर्ड मैकॉले के अंदर में. और इन्हीं के टाइम पीरियड में हमारे देश में आईपीसी और सीआरपीसी को बेसिकली लिखा गया है. ये चार्टर एक्ट 1833 के आसपास में आपको दिखाई देता हुआ नजर आएगा. ऑलवेज रिमेंबर, आईपीसी सीआरपीसी आज उसका नाम बदल करके भारतीय न्याय संहिता ऐसे करके नाम बदल गया, बट हाँ इनकी शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से हुई है. और सबसे पहला लॉ कमीशन किसके अंदर सेटअप किया गया था? लॉर्ड मैकॉले के अंदर में. दीज आर द फैक्चुअल इंग्रेडिएंट्स. यहाँ पे क्वेश्चन हिट करेगा ही करेगा.
और जो भी चीज मैं आपको लिख करके बता रहा हूं उसको अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आपको दिखाई देगा इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश जुडिशरी का क्या इंपैक्ट रहा है, तो वी आर नॉट सपोज टू रीड दोस इंपैक्ट एंड ऑल, क्योंकि आपको पता ही है इंपैक्ट क्या था, जस्टिस सही तरीके से मिला नहीं, मेजर रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता थी, और आजादी के बाद अपने को मेजर रिफॉर्म्स होते हुए नजर आता है। तो आज मैंने आप सभी को पुलिस रिफॉर्म, मिलिट्री रिफॉर्म और जुडिशियल रिफॉर्म में उन्हीं एरियाज को कवर अप कराया है जहां पे एग्जामिनर एग्जैक्टली क्वेश्चन को हिट करता है। अगर आपको ये सीरीज समझ में आ रही है, please do not forget to give your good reviews in the comment box because that ultimately pushes the video, and do not forget to hype the videos, right? जब आप लाइक करते हो तो वहां पे हाइप का भी वीडियो आता है, so that it reaches to the wider section of aspirants. So this is for today. मिलते हैं अगली क्लास में। अब अगली क्लास हम करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर के, कि इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी कौन कौन सा काम किया गया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या है, राइट, किस तरीके से आरसी दत्ता की किताब लिखी गई है, दादा भाई नौरोजी की कौन सी किताब है, ब्रिटिश एंड अनप्रॉपर्टी रूल इन इंडिया 1901 में लिखी गई है, जहां पे एग्जामिनर हिट करता है एग्जैक्टली इकोनॉमिक ड्रेन को कवर अप करेंगे। इकोनॉमिक ड्रेन का एक सबसे बड़ा पता है चैलेंज क्या है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये वाइडली कवर नहीं की गई हमारी स्पेक्ट्रम और विपिन चंद्र जैसी बुक्स को, तो इसको मैं बहुत अलग अलग सोर्सेस से इसका कंटेंट बना करके अभी सभी के सामने लेकर के आऊं अगली क्लास में, और उसको हम कवर अप करते हुए आगे चलेंगे। अगेन टेलिंग यू, वीडियो की फ्रीक्वेंसी होगी हफ्ते में 2 से 3 वीडियो, अगर टाइम ज्यादा रहा तो मैं 3 वीडियो लेकर के आऊंगा, अदरवाइज हफ्ते में 2 वीडियो तो आएगी। पेशेंस के साथ पढ़ो, नोट्स एप्लीकेशन से डाउनलोड करो, रिवाइज करते रहो, एंड लेट मी नो योर ओपिनियन। बहुत जल्दी पॉलिटी की भी सीरीज लेकर के आने वाला हूं, ठीक है। चलो, दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून, थैंक यू सो मच।